वहीं महाराष्ट्र इंतखाब में बीजेपी ने जब से सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की है, तभी से सावरकर एक सियासी तनाजा बन गया है। कल वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा था कि अब तारीख को दोबारा लिखने की जरूरत है और सावरकर पर जब भी नई तारीख लिखी जाएगी ये बताया जाएगा कि सावरकर से कैसे मुल्क में नाइंसाफी हुई, कैसे तारीखदानों ने इस सच को दबा दिया कि महात्मा गांधी के कत्ल के बाद सावरकर के कुनबे के कत्ल की कोशिश हुई और कैसे सावरकर के छोटे भाई को सिर्फ इसलिए पीट पीट कर मार डाला गया क्योंकि वो सावरकर के भाई थे। जी, उस दिन जब ये खबर आई गांधी जी की हत्या हुई है तो उसके पीछे दूसरी खबर हमारे घर में आई कि वीर सावरकर तब सावरकर सदन में रहते और थोड़ी दूर में ही मेरे दादाजी डॉक्टर नारायण दामोदर सावरकर वे रहते थे। खबर आई कि कुछ लोग हमला करे सावरकर सदन पे। तो मेरे पिताजी विक्रम सावरकर और मेरे बड़े चाचा अशोक सावरकर ये मेरे दादाजी ने उन्हें तुरंत सावरकर सदन में भेज दिया सुरक्षा के हेतु। उसके बाद हमारे घर पर काफ़ी मॉब आ गया है और तब घर के दरवाजे वगैरह बंद कर लिए। तो मॉब ने थ्रेटन किया कि डॉक्टर सावरकर बाहर नहीं आएंगे तो हम घर को आग लगा देंगे। तो फिर डॉक्टर सावरकर घर से बाहर निकले तो उनके एक पेशेंट ने उनके सर पे पीछे से पत्थर मारा और तब तक फिर पुलिस आ गई और इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। और बात ऐसी हो गई कि मेरी दादी और मेरे चाचा, छोटे चाचा और मेरी दो फूफा, वो भी काफ़ी छोटी थी, इनको मतलब रहने को जगह नहीं थी। ये हमारी पूरी फैमिली सर छुपाते घूम रही थी महीना भर तक और जहाँ भी कोई इन्हें आसरा देता था उनके ऊपर लोग धमकी देते कि इनको बाहर से निकलो, आपका घर जला देंगे। आरोप ये भी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के इशारे पर जो है ये सब कुछ किया गया था और इतनी बड़ी घटना को उस वक्त अखबार में कहीं जगह तक नहीं मिली। जी, ये तो पूरी कांग्रेस की सेंसरशिप तो तब से चालू है ना, क्योंकि उस दिन आप अगर न्यूयॉर्क टाइम्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उस दिन बॉम्बे में करीबन 15 लोग मारे गए। महाराष्ट्र में हजारों लोगों की प्रॉपर्टी फूंक दी। एक पर्टिकुलर नथुराम गोडसे ब्राह्मण था तो ब्राह्मण लोगों के घर पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में जलाए गए। कांग्रेस के नेता जीप में बैठ के ये कर रहे थे घोषणा कि इनके घर जलाओ, ये जलाओ। तो आज आप भी देखो, आज पश्चिम महाराष्ट्र के विलेजेस में आज कोई ब्राह्मण बचा नहीं है। महाराष्ट्र इंतखाब में वीर सावरकर की एंट्री हो गई है। इस मुद्दे पर अमित शाह ने मुखालफिन को करारा जवाब दिया है। वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने के बीजेपी के वादों पर सवाल उठाने वालों को वजीर दाखिला अमित शाह ने करारा जवाब दिया है। शाह ने कहा कि अगर सावरकर नहीं होते तो 1857 की क्रांति तारीख नहीं बनती। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्कंद गुप्त पर मुनाकिद सेमिनार में अमित शाह ने कहा कि अब वामपंथी या ब्रिटिश तारीखदां पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। इतिहासकारों को दोष देने से कुछ नहीं होगा कि पहले जिसने लिखा है इसके साथ विवाद में मत पड़िए। इन्होंने जो लिखा है वो लिखा है, हम सत्य को ढूंढकर सत्य को लिखने का काम करें। दरअसल बीजेपी ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब के लिए अपने संकल्प पत्र में वीर सावरकर समेत 3 लोगों को भारत रत्न दिए जाने का वादा किया है। कांग्रेस इसकी मुखालफत कर रही है। I would like to ask the counter question. Why Mr. Savarkar? Why not Mr. Godse? Why not Mr. Godse? After all, Mr. Savarkar was only accused in the assassination of Mahatma Gandhi. हालांकि साबिक पीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर मनमोहन सिंह ने कहा कि कांग्रेस वीर सावरकर के खिलाफ नहीं है। इंदिरा जी had issued a postal stamp in commemorating Savarkar ji. So we are not against Savarkar ji, but the question is we are not in favor of the Hindutva ideology that Savarkar ji patronized and stood for. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने सावरकर को भारत रत्न देने के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आइडियोलॉजी की बुनियाद पर किसी को भारत रत्न देना गलत है। साथ ही ओवैसी ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। महाराष्ट्र में चुनाव का प्रचार अंतिम चरण में, सभी नेताएं जोर जोर से प्रचार कर रहे हैं। औरंगाबाद में एमआईएम के सर्वेसर्वा अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी प्रचार कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। हमारे साथ ओवैसी साहब है। ओवैसी साहब, जोरों से प्रचार चल रहा है, कैसी तस्वीर आप देख रहे हैं अभी? हम तो हमारे जहां पर हमारे कैंडिडेट्स हैं वहां पर हम मुतमईन हैं
और जैसा कि आपने कहा कि आखिरी 2 दिन बाकी हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पैगाम और आवाम के उनका दिल जीतें, उनको और कन्विंस कर सकें ताकि उनका वोट हमको मिल सके। अब जो जिस तरह आपके भाषण चल रहे हैं, आप एनसीपी पे हल्ला कर रहे हैं, आप शिवसेना पे बारे में बोल रहे हैं, आप बीजेपी पे बारे में बोल रहे हैं, क्या चीजें हैं कि जो आप लोगों को बताना चाहते हैं इनके खिलाफ? नहीं, देखिए, इलेक्शन में तो हर पार्टी पर तनकीद करना जरूरी है, क्योंकि हम अपनी बात रखेंगे और हम ये कहेंगे कि भाई आप हमको क्यों वोट दें और उस पार्टी को क्यों वोट ना दें। तो यही हिस्सा है। और यहाँ पर औरंगाबाद में पार्लियामेंट में हमारे एमपी की कामयाबी के बाद ये जो इमेज जो ख़ास तौर से हमारे मुखालिफिन जो मनाते थे कि एमआईएम एक ही वर्ग की या एक कौम की या कास्ट की या रिलीजन की बात करें, वो झूठ साबित हुआ, क्योंकि इम्तियाज़ जलील की कामयाबी पूरे औरंगाबाद के सेकुलर जहन रखने वालों की कामयाबी थी और इसीलिए हमको एक नया हौसला इससे मिला है। और हम यही चाहते हैं कि औरंगाबाद में जो शुरुआत हुई है एक सेकुलरिज्म की कामयाबी को, उसको जारी रखा जाए। आपने कहा है कि सावरकर को, जो भाजपा ने अपने इसमें कहा है कि सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए, आपने विरोध किया है, ऐसा क्यों? देखिए, कपूर कमीशन की इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है जिसको इंक्वायरी एक्ट के तहत बनाया गया था महात्मा गांधी के असैसिनेशन के बाद। जस्टिस कपूर जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सावरकर महात्मा गांधी के असैसिनेशन में कॉन्स्पिरेटर हैं। अब जब कोई फादर ऑफ द नेशन के असैसिनेशन में कॉन्स्पिरेटर है और वो इंक्वायरीज एक्ट के तहत वो कमीशन बनाया गया था, तो फिर ये किस तरह से जेब देता है हमको बहैसियत एक इस मुल्क के बाशिंदे के सिटीजन के। ये हमको तकलीफ दे बात है कि जो कॉन्स्पिरेटर है और कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत एक कमीशन में ये बात कही गई, आप उनको भारत रत्न देना चाहते हैं। दूसरी बात, 2 नेशन थ्योरी की बात सबसे पहले सावरकर ने की थी, उसके बाद जिन्ना ने किया। तीसरी बात, जब क्विट इंडिया मूवमेंट का ऐलान हुआ तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस वक्त मिनिस्टर थे। अब आप बताइए कि इन 3 चीजों को सामने रखिए आप, और कैसे आप किसी को भारत रत्न दे सकते हैं? मेरा दिल गवारा नहीं करता कि जो एक इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में जब किसी का नाम आ जाए कि ये को कॉन्स्पिरेटर है हमारे फादर ऑफ द नेशन के असैसिनेशन में, तो फिर आप महात्मा गांधी से नफरत क्यों करते हैं इतना? अगर आप उनको दे रहे हैं तो फिर गोडसे को भी देना पड़ेगा। अगर आपको देना है भारत रत्न तो दीजिए ना, सुखदेव को दीजिए, भगत सिंह को दीजिए, अशफाकुल्लाह को दीजिए, अल्लामा फजल खैराबादी को दीजिए, जो रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई उन बुजुर्गों ने जिन्होंने माल्टा की जेल में सोहबतें और तकालीफ उठाई, उनको दीजिए। ये क्यों आप देना चाहते हैं, ये हमको समझ में आ चुका है, क्योंकि हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है उसको शुरुआत लिखने वाले खुद सावरकर थे। तो इनको लगता है कि आइडियोलॉजी की बुनियाद पर भारत रत्न देना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इनका जो पास रिकॉर्ड है वो भी तो देखिए। सावरकर ने लिखा था कि मुसलमान औरतों का रेप होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन है। मैं ये नहीं, ये सब चीजें हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई देना है तो भगत सिंह को दीजिए, अशफाकुल्लाह को दीजिए, अल्लामा फजल खैराबादी को दीजिए, बड़े बड़े लोग हैं। मोदी जी महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं, 370 बता रहे हैं, राम मंदिर बता रहे हैं। चुनाव महाराष्ट्र का है, आप किस तरह देखते हैं सबको? और अभी राम मंदिर का रिजल्ट भी आने वाला है। ये 14,500 से जायद किसानों ने खुदकुशी की। इस साल औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जहां से हम बात कर रहे हैं, करीब 80 किसानों ने खुदकुशी की। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इन किसानों के बारे में क्यों नहीं बात करते, जो इतनी बड़ी तादाद में, 5 साल से तो आपकी सरकार है, आप नहीं बात करते। दूसरा, आज आप कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, भाई 5 साल से आप क्या दिए बताइए ना। तीसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में जो भारत सरकार, मोदी की सरकार RECP एग्रीमेंट साइन करने जा रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इससे होगा ये कि चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम का पॉलिएस्टर फैब्रिक यहां पर महाराष्ट्र में डंप होगा, जिससे भिवंडी, मालेगांव
नासिक, ये तमाम पावर लूम बर्बाद हो जाएंगे। 8 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आप इस पर बात नहीं करते। क्यों RCEP एग्रीमेंट साइन करना चाह रहे हैं आप? क्यों चीन को, बांग्लादेश को और वियतनाम को आप मौका दे रहे यहां पर डंप करने का पॉलिएस्टर फैब्रिक? पहले ही GST की वजह से, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी की वजह से ये तमाम पावरलूम इंडस्ट्री बर्बादी के दहाने पर आ चुकी है। तो ये मुद्दों पर नहीं बात कर रहे हैं। बारिश होती है तो पानी आता है, नहीं तो फिर ये पूरा मराठवाड़ा तो खहत रहता है। तो इस पर इनका कोई क्या, उन्होंने क्या बता नहीं रहे। तो इमोशनल करने के लिए, अपनी कमजोरियों को, नाकामियों को छुपाने के लिए 370 कह रहे थे। चलिए 370 की बात कर लीजिए। क्या महाराष्ट्र का किसान जब हिमाचल प्रदेश में जमीन नहीं खरीद सकता तो क्या जम्मू में खरीद सकेगा? दिलाइए ना जमीन जम्मू में। क्या मैं जा सकता हूं बगैर एज एन MP, बगैर परमिट लिए MP होने के बावजूद मैं अरुणाचल नहीं जा सकता? लक्षद्वीप 300 लक्षद्वीप नहीं जा सकता? तो ये चीजें हैं और लोग समझ रहे हैं इसको। ये सब चुनावी जुमले चल रहे हैं। अभी राम मंदिर का भी रिजल्ट आने वाला है, किस तरह देखते हैं आप इस सबको? देखिए, जजमेंट तो लिखना ऑनरेबल जजेस का काम है। वो मैं नहीं जानता, ना आप जानते, बल्कि वो जानते हैं। हम तो सिर्फ यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा जजमेंट आए जो भारत में रूल ऑफ लॉ को मजबूत करे। जी, एक आखिरी सवाल। 6 दिसंबर को जिस तरीके से बाबरी मस्जिद शहीद किया गया था और रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई गई थी, जस्टिस वेंकट चलैया ने बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद जो बात कही थी, उन्होंने कहा कि ये 500 साल पुरानी हिस्ट्री को बर्बाद कर दिया गया। तो ये हम यही चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ मजबूत हो और हम उम्मीद करते हैं कि जस्टिस विल प्रिवेल ओवर बिलीफ। ये होना चाहिए। इंसाफ जो है, चाहे किसी का भी कोई बिलीफ हो, नंबर इंसाफ सबसे पहले है और इंसाफ हो की उम्मीद है हमको। और रूल ऑफ लॉ, ऐसा जजमेंट आएगा इंशाअल्लाह कि रूल ऑफ लॉ मजबूत होना चाहिए। वैसे एक आखिरी सवाल, समान नागरिक कायदा ट्रिपल तलाक के बाद अभी वो चल रहा है, इस बारे में आपका क्या बोलना है? आप इसको विरोध करते हैं? इसके बारे में सिविल कोड ऑफ कंडक्ट जो समान नागरिक कायदा। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमारे हिंदू भाइयों में दया भागा मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट है। आप कौन से स्कूल ऑफ थॉट के हैं? आप दया भागा के हैं, मिताक्षरा के हैं? इन दोनों को रिकंसाइल कर सकते आप, करिए ना। दूसरी बात, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट मिलता है, वो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। आप उसको क्यों मुसलमानों से उसको दूर रख रहे हैं? तीसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट में जमीन आसमान का फर्क है। फंडामेंटल राइट्स को आप इंप्लीमेंट करिए, साफ पीने का पानी मुहैया कराइए, किसानों की खुदकुशी, राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है, कोशिश करिए कि किसानों की खुदकुशी ना हो। आप फंडामेंटल राइट्स को भूल गए और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को याद रख रहे। राइट्स ऊपर रहते हैं, बाद में ड्यूटीज आते। बीजेपी की नजर में क्या है कि नहीं, पहले ड्यूटीज नहीं, पहले राइट है। संविधान में फंडामेंटल राइट्स है, उसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एक और बात है कि जितनी दौलत भारत की है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। करिए ना डिस्ट्रीब्यूट। ये कौन सी बात है कि जो आज बैंक हमारे डूब रहे हैं, ये पूरे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई 25,000, कोई 30,000 करोड़, कोई 40,000 करोड़ बाकी, कोई 50,000 करोड़ बाकी है। ये क्या बात है? वो भी तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है कि दौलत सब में बांटिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये भी है कि हमको एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है। आप साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप ही नहीं कर पा रहे हैं। बस महाराष्ट्र में कितनी जीत हासिल करेंगे आप? आखिरी सवाल। देखिए, ये तो हर आदमी बोलेगा बहुत होगी, तो हम कोशिश कर रहे हैं। हमको पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह हमको अच्छी कामयाबी देगा। जनता हमारे साथ है, वो अपनी मोहब्बतों से हमको नवाजेंगे। जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद तौफीक के साथ मैं विशाल करोड़े, जी मीडिया, औरंगाबाद।